गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज आप लोग के बीच बायोलॉजी क्लास 10 जिस चैप्टर का नाम है आनुवांशिकता तथा जैव विकास, आज इसके बारे में बहुत हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे और पूरा डायग्राम के साथ में जिस तरह हम लोग को समझ में आ जाए उस तरीक़ा के हम लोग इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को बशर्ते मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है। इतना ज़रूर विश्वास रखिए कि यदि आप मेरे चैनल पे और मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा तो आनुवांशिकता और जैव विकास से संबंधित जो भी डाउट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसको जानने से पहले हम लोग बात जाने, जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं जनन जो होता है ये प्रत्येक जीवों में दो तरीके से हो सकता है, नहीं तो लैंगिक हो सकता है, नहीं तो अलैंगिक हो सकता है। ठीक, तो अब आप कहिएगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप कहिएगा भाई लैंगिक जनन क्या होता है, अलैंगिक जनन क्या होता है। तो इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जो कि जनन चैप्टर में है। आप उसका इस्तेमाल जाकर कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं और देख कर समझ सकते हैं। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन दो तरीक़ों से जीवों का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में क्या होता है कि उसके जो संतान होता है, उसका संतति जो होता है एकदम हूबहू उसी के जैसे हो जाता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है कि उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आते रहता है, थोड़ा थोड़ा विभिन्नता देखने को मिलता है। और यही विभिन्नताएं, वही अंतर, वही विभिन्नताएं, वही डिफरेंस पीढ़ी दर पीढ़ी वो जाते रहता है। यानी पैतृक गुण जो है वो, यानी माता पिता के जो गुण हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहता है। जैसे हम आप लोगों को बता दें कि यदि कोई माता पिता है, अगर उसको किसी प्रकार के डिजीट है, जैसे मान लीजिए अगर फादर है वो गंजे है, तो आने वाले उनके जो भी बच्चा होगा वो क्या होगा, गंजा होगा। ठीक है, डायबिटीज़ का वो शिकार है तो आने वाला जो भी उनका बच्चा होगा, औलाद होगा, वो क्या होगा, डायबिटीज़ का शिकार हो ही जाएगा। कुछ ऐसे इस तरीके के पैतृक गुण है, ठीक है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रेवल करते रहता है। ठीक है, और दूसरा बात यह है कि जो भी जीव है, चाहे लैंगिक जनन हो या अलैंगिक जनन हो, उससे जो भी संतान की उत्पत्ति होती है, ठीक है, तो अपने पूर्वज के समरूप होता है। यानी समरूप कहने का मतलब यह होता है कि अगर कोई मनुष्य है तो मनुष्य के बच्चा मनुष्य ही होगा, कुत्ता है तो कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होगा, बिल्ली के बच्चा बिल्ली और शेर के बच्चा ही शेर होगा। ऐसा बात नहीं है जे आदमी के बच्चा कोई दूसरा जीव हो गया, नहीं, कोई दूसरा जीव का बच्चा कोई दूसरा जीव हो गया, ऐसे बात नहीं होता। हाँ, ये हो सकता है थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ सकता है, विभिन्नताएं आ सकती हैं। अब देखिए अगला हम लोग में क्या है, विभिन्नताएं क्या है। अगला टॉपिक हम लोग का है विभिन्नताएं। अब विभिन्नताएं देखिए सबसे पहले, अब देखिए विभिन्नताएं का परिभाषा यह होता है कि विभिन्न जीवों के ऐसे गुण, क्या, विभिन्न जीवों के ऐसे गुण है, विभिन्नता जीवों के ऐसे गुण है जो उसे अपने जन को अथवा अपने ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण के मूल स्वरूप से विभिन्नता को दर्शाता है, विभिन्नता को
दर्शाता है। यही हम लोग का क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। वो विभिन्नता क्या हो सकती है, रंग रूप में विभिन्नता हो सकती है, शरीर के गठन में विभिन्नता हो सकती है, ठीक है, आँखों के रंग में विभिन्नता हो सकती है, नहीं, ये बहुत से सारे विभिन्नताएं आदमी के शरीर में देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये विभिन्नताएं क्या होता है, एक जीन होता है, क्या होता है, जीन। जीन के माध्यम से एक जीव में माने पैतृक, जो वही पैतृक गुण जो होता है, जो जीन होता है, जीन के माध्यम से उसके संतति में वो ट्रेवल करते रहता है। यदि कोई अभिभावक है, कोई माता पिता है, उसके बच्चा जो होगा, जो उसके माता पिता में जो गुण होगा, चाहे शरीर के बनावट के हो, चाहे रंग रूप के हो, जिस स्ट्रक्चर का हो, वही स्ट्रक्चर उसमें उस बच्चा में आता है। अब ये जो विभिन्नता जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहती है। ऐसे बात नहीं है जो विभिन्नताएं जाके समाप्त हो गई। हाँ, ये हो सकता है कुछ कंडीशन आ जाता है जिस कंडीशन में वो कुछ दिन के लिए वो विलुप्त हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं जिस समाप्त हो जाएगा। हाँ, छिप सकता है लेकिन समाप्त नहीं हो सकता है, ठीक है, विलुप्त नहीं कहा जाएगा, छिप सकता है लेकिन समाप्त नहीं हो सकता। किस कंडीशन में, अभी हम लोग आगे समझेंगे। अभी विभिन्नता के कुछ प्रकार हो जाता है, क्या हो जाता है, विभिन्नता के प्रकार हो जाता है। एक हो जाता है जननिक विभिन्नता, क्या होता है, जननिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता। दूसरा का होता है कायिक विभिन्नता। तो सबसे हम लोग जाने जननिक विभिन्नता। जननिक विभिन्नता क्या होता है, इस ऐसे विभिन्नता है, ये अनुवांशिक विभिन्नता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जो है ऐसे विभिन्नता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, कभी समाप्त नहीं होती है। जैसे अभी हम बोले, अगर कोई माता पिता है जिसका कोई ऐसे माता है चाहे उसका पिता है, उसके आँख भूअर है, आँख का रंग कैसा है, भूअर है, तो उसका जो आने वाला संतान हो उसका भी आँख भूअर होगा। बाल भूअर है तो उसका संतान के बाल भूअर होगा। उसको वो बच्चा का पिता अगर डायबिटीज़, चाहे माता डायबिटीज़ के शिकार है तो भी बच्चा भी शिकार हो जाएगा। अगर बाप अगर गंजा है तो बच्चा भी आने वाला समय में गंजा हो जाएगा। मैंने गंजा पैदा होगा नहीं, लेकिन आने वाले कुछ सालों में वो क्या हो जाएगा, वो गंजा उसको होना ही होना है। एक क्या होता है, जननिक विभिन्नता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रेवल करते रहता है जीन के माध्यम से, डीएनए के माध्यम से। अगला है हम लोग कायिक विभिन्नता। कायिक विभिन्नता जो होता है, ये हम लोग कायिक विभिन्नता वातावरणीय प्रभाव या उपलब्ध भोजन या किसी अन्य प्रभाव के चलते कायिक विभिन्नता आ जाता है। लेकिन ये जो कायिक विभिन्नता जो होता है, क्या होता है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ट्रेवल नहीं कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल से हम लोग समझ लें, जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जो खूब कुदाल चलाता है या हथौड़े चलाता है, ठीक है, तो उसका गठन क्या हो जाएगा, मजबूत होगा। उसके हाथ के जो ये मांसपेशियाँ है काफ़ी मजबूत हो जाएगा। लेकिन उसी का जो संतान होगा तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसका, ये ज़रूरी एकदम निश्चित 100% निश्चित है कि उसका जो शरीर के बनावट होगा बिल्कुल कोमल होगा। हाँ, भले ये उसका संतान होगा कोमल, उसका हाथ हो सकता है, शरीर के गठन कोमल हो सकता है, लेकिन फिर वही वो काम करना शुरू कर दे तो उसका शरीर अपने पूर्वज जैसे हो जाएगा। लेकिन ये नहीं जो पैदाइशी उसका अपने माता पिता जैसे उसका शरीर का गठन नहीं हो सकता है, ये कदापि नहीं हो सकता है। दूसरा का एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई अभिभावक है, पहले गोरा था, नहीं, पहले गोरा था, हो सकता है धूप में ज़्यादा काम करने के चलते वो क्या हो गया, काला हो गया, ठीक है,
तो उसके द्वारा जो भी संतान पैदा होगा, तो ये नहीं जो उस समय प्रेजेंट में काला है तो प्रेजेंट में अगर उसका बच्चा होता है उसके द्वारा तो काला ही होगा, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं। एकदम फिक्स है कि उसके जो डीएनए में पहले जो गोरा जो डीएनए का गुण था वो बच्चा गोरा ही होगा, या पहले से उसका वो काला है वो व्यक्ति, चाहे उसके माता चाहे पिता, नहीं अगर काला है लो तो आने वाला जो भी संतान होगा, चाहे वो लोग क्रीम लगा के कितना हो गोरा हो जाए लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डीएनए पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका बच्चा भी क्या होगा, काला ही होगा। ठीक है, ये फैक्ट है, ये मतलब मैंने जो गोरा होगा जो काला होगा ये अपने दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जो फैक्ट है उसको हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है जितने भी मैंने जनिक विभिन्नता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता रहता है, ट्रेवल करते रहता है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। ये नहीं जे कुछ पीढ़ी के बाद में क्या हो गया ये समाप्त हो गया, ऐसे बात नहीं हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई अगर पुरुष है और उसके महिला अगर गोरी मिल गई तो हो सकता है उस महिला का प्रभाव उस बच्चा पर पड़े तो उसका आने वाला जनरेशन पर फर्क पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि जो उसका पिता का जो गुण है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। ठीक है, अगला हम लोग का क्या है टॉपिक, आनुवांशिकता। अब देखिए तो अनुवांशिकता को जानने से पहले हम लोग जाने अनुवांशिक गुण। क्या जानेंगे? अनुवांशिक गुण। जैसे कोई भी जीव है, क्या है, कोई भी जीव है उसका जो गुण होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करते रहता है, उसके माता पिता के जो गुण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते रहता है, वहीं हम लोग का कहलाता है अनुवांशिक गुण कहलाता है। उसके जाने के जो प्रवृत्ति होते हैं, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो उस जीवों का मूल गुणों का संचरण होता है वही क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। तो अनुवांशिकता या इस तरह भी हम लोग कह सकते हैं, ये जनकों से उनके संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी, किसमें, पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मकों के माध्यम से पैतृक गुण को जाना क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। ठीक, ये जो है अनुवांशिकता, ये और किसी भी माता पिता के जो भी गुण है, जो भी अभी हम बताए हैं कि चाहे वो माता पिता सांवला हो तो बच्चा भी सांवला होगा, वो भी एक प्रकार के अनुवांशिक गुण ही हो गया। माता पिता अगर गोरा है तो बच्चा भी गोरा होगा, ये भी एक प्रकार के गुण हो गया। माता पिता के बाल अगर भूरे हैं तो उनका भी बाल भूरे होगा, आँख भूरा है बिल्ली जैसे तो उसका भी आँख भूरा ही होगा, बिल्ली जैसे होगा। ठीक है, माने कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि जो एक जगह से दूसरी जगह जो जाते रहता है, माने एक पीढ़ी से और एक जगह से दूसरी जगह, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते रहता है, वही हम लोग का कहलाता है अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिकता एवं विभिन्नता, क्या, एक अनुवांशिकता और विभिन्नता के जो अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा से हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिकी। माने कहने का मतलब अनुवांशिकता तथा विभिन्नता, क्या, अनुवांशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन जीव विज्ञान के जिस शाखा से हम लोग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुवांशिकी कहते हैं। तो ये परिभाषा मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला परिभाषा है जीन प्ररूप। क्या है,
जीन प्रारूप। जीन प्रारूप में क्या होता है कि किसी जीव की जीनी संरचना, क्या किसी भी जीव की जीनी संरचना उस जीव का क्या कहलाता है, जीन प्रारूप कहलाता है। किसी भी जीव के जीनी संरचना जो होता है उस जीव का क्या कहलाता है, जीन प्रारूप कहलाता है। यानी जीन प्रारूप के चलते ही आदमी का लंबाई, मोटाई, त्वचा, बालों का रंग, ठीक है, शारीरिक गठन का पता चलता है। ये जो होता है स्पष्ट दिखाई देता है, क्या कहलाता, स्पष्ट रूप से दिखाई, जो अगर गुण जीन प्रारूप तथा वातावरणीय दशाओं में दिखने वाला जो गुण अगर दिख जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप कहते हैं। जो गुण अगर हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई दे दिया वो क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इतना ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगला हम लोग का है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। अब मेंडल के आनुवंशिकता के नियम जानने से पहले इनका पूरा नाम हम लोग जाने। इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था, ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था, इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि 1822 ईस्वी में क्या किए थे, जन्म लिए थे और 84 में क्या हो गए थे, ये मर गए। लगभग 62 वर्ष के एज में ये क्या मर गए। ये जो ऑस्ट्रेलिया देश के एक ब्रून नामक स्थान में, ऑस्ट्रेलिया देश के एक ब्रून नामक स्थान में ईसाइयों के एक मठ पर क्या करते थे, पादरी के काम करते थे। क्या करते थे, पादरी के काम करते थे। इन्होंने ही सबसे पहले आनुवंशिकता के बारे में खोज करना शुरू किए, जिसके चलते इनको आनुवंशिकता का जनक पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आनुवंशिकता के जनक पिता कहा जाता है। ठीक है, हम लोग गांव देहात के रहने वाले हैं। बगल में मुर्गा है जो कि काफ़ी परेशान किया हुआ है, बार बार वो बोल रहा है, आप लोगों को सुनाई दे रहा होगा। तो आप लोग थोड़ा सा उसे दिल से मत लीजिएगा, कोऑपरेट करने की आवश्यकता है, क्योंकि उस तरह के हम लोग का स्टूडियो भी नहीं है हम लोग के पास, ताकि वहाँ पे देखिए भी फिर से बोल रहा है, उस तरह का स्टूडियो भी नहीं है जिस जगह पर हम लोग जाकर सेफ्टी से वीडियो को शूट कर सकें। थोड़ा सा आप लोग भी कोऑपरेट कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, इन्होंने क्या किए, देखिए तो इन्होंने खोज कैसे किए। जैसे वहाँ पर मठ था, क्या था, मठ था, जो कि ये जो ब्रून नामक क्षेत्र हमने बताया, वो मठ पर ये पादरी के काम करते थे। अब इनको कुछ खोजने में बड़ा इंटरेस्टेड थे। तो ऐसे धर्म के नाम पर ऐसे देखा जाता है, जो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि धर्म के नाम पर क्या चीज़ दान कर देते हैं। तो उस मठ में बहुत से सारे, कुछ ज़्यादा मात्रा में क्या था, दान किया हुआ ज़मीन था। उसने मटर के माध्यम से सबसे पहले इसका अध्ययन करना शुरू किए। उसने देखे कि एक बड़ा मटर, क्या है, एक मान लीजिए बड़ा मटर है और दूसरा जो है छोटा मटर है। ठीक है, अब एक का किए कि छोटा मटर के जो
वर्तिकाग्र है, क्या है, वर्तिकाग्र है, उसको छोटा मटर के जो वर्तिकाग्र है वहाँ से उन्होंने उस वर्तिकाग्र को क्या किए, काट दिए। क्या कर दिए, वर्तिकाग्र को क्या कर दिए, उन्होंने काट दिए। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो छोटा जो मटर था, छोटा मटर जो था, इसके पराग कोश जो था जिसमें पराग कण रहता है, उसको क्या किए इन्होंने, मेंडल साहब जो पराग कोश था उस पराग कोश को क्या कर दिए, इसने काट दिए। काट इसलिए दिए ताकि ये जो स्वपरागण ना करे। अगर मान लीजिए पराग कोश रहता तो पराग कोश में ही रहता है पराग कण, और वो पराग कण जैसे मान लीजिए एक लंब छोटा सा हमने बना दिए, ठीक, ये मान लीजिए पुल्लिंग भाग हो गया, ये हो गया स्त्रीलिंग भाग, ठीक। तो ये हो गया पराग कोश, ये हो गया, क्या हो गया, ये हो गया पराग कोश, ठीक है। इस पराग कोश से, ठीक, पराग कण निकलता है और किसी न किसी माध्यम से वर्तिकाग्र तक यानी स्त्री पार्ट तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्वपरागण, जो कि इसके पहले वाले वीडियो जो जनरल वीडियो है उसमें हमने इसका डिटेल्स डाल चुका हूँ, ठीक। अब देखिए इससे स्वपरागण ना हो जाए इसीलिए इसको क्या कर दिए, इसने काट दिए, ठीक। अब क्या किए, जो बड़ा वाला पौधा था, बड़ा वाला मटर का जो पौधा था उससे पराग कण निकाल करके उन्होंने इसके वर्तिकाग्र में डाल दिए। क्या कर दिए, इसके वर्तिकाग्र में डाल दिए। जैसे ही डाले तो उसके बाद डालने के बाद उन्होंने देखे कि यहाँ पर जो मटर हो रहा है वो बड़ा मटर उत्पन्न हो रहा है। कैसा उत्पन्न हो रहा है, बड़ा मटर उत्पन्न हो रहा है, ठीक। ऐसे उन्होंने कई बार किए कि बार बार क्या करते थे कि छोटे मटर के जो परागकोश था उसको जैसे फुलाता था, जैसे परागकोश निकलता था बस काट देते थे और उसके अगला वाला को वर्तिकाग्र छोड़ देते थे। बड़ा वाला मटर के परागकोश से पराग को निकाल के इसमें डाल देते थे छोटा वाला में, तो आने वाला जो भी मटर होता था क्या होता था, बड़ा होता था, ठीक है। और ये जो है इस तरह की है, और यही चीज़ सेम चीज़ मनुष्यों में अप्लाई किए और उन्होंने पाया कि जो गुण किसी का जो गुण पैतृक गुण में है वो आने वाला उसके संतति में यानी उसके बच्चा में भी होगा, ठीक है। ऐसे उन्होंने बहुत बार ऐसे देखे कि जो ये मान लीजिए कोई अगर माता पिता है, अगर लंबे माता पिता है तो उनके बाल बच्चा भी लंबा हो रहा है। अगर छोटे खूंटी के अगर माता पिता है तो उनके बच्चा भी छोटे खूंटी के हो रहा है। इस चीज़ को लोगों को बीच में ये प्रस्तुत किए, कितना में, 1866 ईस्वी में। लेकिन वैज्ञानिक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इस चीज़ को प्रूफ करने में उन्होंने बहुत से सारे गणित के इस्तेमाल कर दिए थे। तो वैज्ञानिक सब बोले कि भाई बायोलॉजी में गणित कहाँ से आ गया, इस चीज़ को मानने से ये लोग इनकार नहीं किए, ठीक। लेकिन इनके मर जाने के बाद जब ये मर गए, ठीक है, जब मर गए तो 34 बरस, इनके मरने के 34 बरस बाद, ठीक है, इस चीज़ को मान्यता इनको मिल गया, इस बात पर मिल गया कि जब दूसरा वैज्ञानिक जब टेक्निकल जब उपलब्ध हुआ
तो जब वैज्ञानिक सब खोज करता था सब, जब साइंटिस्ट खोज करता था सब, तो जो चीज़ ये कह कर गए थे उसी जगह पर, उसी प्लेटफार्म पर सब लोग पहुंचता था। तो लोग को, जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी साइंटिस्ट थे, मेंडल साहब की बातों को मानना पड़ा, क्योंकि ये ऐसे सख्त थे कि बिना कोई मशीन के, बिना कोई इंस्ट्रूमेंट के इस चीज़ को प्रूफ कर दिए थे 34 वर्ष पहले। ये लोग पूरा इंस्ट्रूमेंट लेकर 34 वर्ष बाद उस चीज़ को प्रूफ किए। इसीलिए मान्यता उनको मर जाने के बाद मेंडल साहब को ये आनुवंशिकता के पिता कहा गया और इसका मान्यता प्राप्त हो गया। ठीक है। अब देखिए उसमें मेंडल साहब ने क्या किए, कुछ क्रॉस कराए। उस क्रॉस को हमने यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप थोड़ा सा टाइम दीजिए, तब तक हम बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। ठीक है। देखिए यही वो किए, उन्होंने मटर लिए। तो जो बड़ा मटर था उसके लिए बड़ा टी, और जो छोटा मटर था उसके लिए स्मॉल टी। टी माना टॉल होता है, लेकिन जीन गुणसूत्र जो होता है वो क्या रहता है, हर हमेशा जोड़ा में रहता है। तो इसीलिए उन्होंने क्या किए, जोड़े में इसको लिखे। तो बड़ा है उसको लंबा बोल दिए, ठीक है। जो छोटा टी है उसको क्या बोल दिए, छोटा बोल दिए, छोटा मटर। ठीक है। अब देखिए उन्होंने एक बड़े मटर के साथ एक छोटे मटर से क्या किए, क्रॉस कराए। तो इसको जैसे हम लोग क्रॉस कराएंगे तो अलग अलग करेंगे, इसको अलग अलग किए। ठीक। अब हम क्या किए हैं, जो बड़ा वाला जो टी है इस टी से क्रॉस करा है इस टी से। तो देखिए यहाँ पर आके बन रहा है। ठीक। मान लीजिए हम इस टी को कराए इस टी से, तो क्या हुआ, एक बड़ा छोटा टी हुआ। ठीक। इस टी को कराए फिर से इस टी से, फिर से तो एक बड़ा एक छोटा हुआ। इस टी को कराए इस टी से, तो एक छोटा एक बड़ा हुआ। इस टी से कराए तो क्या हुआ, एक छोटा एक बड़ा हुआ। ठीक है। यानी उन्होंने इस बात को साबित किए कि जो बड़े मटर जो है उसके अगर पराग कण उसके पराग कोश से निकाल के किसी न किसी माध्यम से छोटे जो मटर है उसके वर्तिकाग्र तक पहुंचा दिए जाए, तो आने वाला जो भी मटर होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो अब कहिएगा ये खाली बड़के हो रहा है, ये सब बड़ा मटर हो रहा है। क्या हो रहा है, बड़ा मटर हो रहा है। तो फिर ये छोटका कहाँ गया, छोटका का गुण नहीं रहा, गुण उसमें रहता है लेकिन छिपे हुए रहता है, कभी ना कभी अपना प्रभाव दिखाता है। हम बहुत पहले ऑलरेडी बोल चुके हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे इस टी से क्या किया गया, ये छोटा वाला से कराया है, तो छोटा एक बड़ा हुआ। ठीक। उसके बाद से देखिए इस टी से कराया है, तो एक बड़ा टी हो रहा है। इस टी को ये बड़का टी से कराया है, तो एक बड़ा छोटा टी हो गया। ये छोटका टी से कराया, छोटे छोटे टी हो गया ना। तो देखिए ये बड़ा मोटर, ये बड़ा मोटर, ये बड़ा मोटर और ये छोटा मोटर आ गया ना। इससे यह पता चल गया कि जो गुण जो छिपा हुआ था वो भर कर चल आया। ठीक है। इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं या इस तरह भी उन्होंने क्या किया हुआ, दिखाया हुआ है। ये आसान होता है। इस टी में इससे क्रॉस कराओ तो बड़ा टी से बड़ा टी तो बड़ा टी, और बड़ा टी छोटा टी तो बड़ा टी छोटा टी हो जाएगा, छोटा टी बड़ा टी तो बड़ा टी छोटा टी, और छोटा टी तो क्या हो जाएगा, छोटा टी। एक क्रॉस हो गया। ठीक। अब इसी के हिसाब से
एक मस्ट इम्पोर्टेंट बार बार ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनने वाला है, जो कि जीनी प्रारूप के अनुपात पूछ देता है, लक्षण प्रारूप के अनुपात पूछ देता है। अब देखिए, बड़ा मोटर और छोटा मोटर के बीच जो अनुपात होता है क्रॉस कराने के बाद, उसका जीनी प्रारूप क्या होता है, उसका जीन का रूप क्या होता है। तो देखिए, तो नहीं तो खाली बड़ा टी आ रहा है, नहीं तो एक बड़ा छोटा टी आ रहा है, यही ना हो रहा है, नहीं तो खाली छोटा आ रहा है। तो बड़ा टी को आया है, एक के गो है, देखिए तो एक ही गो है ना, एक लिखा गया। एक बड़ा टी एक छोटा टी कितना है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो दो जगह है तो दो लिखा गया। और छोटा टी कितना हो गया, एक हो गया। यानी 1:2:1 के अनुपात में जीनी अनुपात होता है। अब लक्षण प्रारूपी अनुपात, लक्षण प्रारूपी जो अनुपात होता है, तो जिसमें बड़ा टी है उसको उन्होंने लंबा बोले, क्या बोले, उन्होंने लंबा बोले, ठीक है। और जिसका टी छोटा है तो उसका क्या भी बौना बोले, क्या बोल दिए, बौना। तो देखिए, तो बड़ा टी इसमें भी है, बड़ा टी इसमें भी है, बड़ा टी इसमें भी है, तो क्या हो गया, 3 गो लंबा हुआ और छोटका एक गो है, तो एक हुआ, तो इसको बोलते हैं लक्षण प्रारूप। क्या होता है, लक्षण प्रारूप, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जीनी प्रारूप, लक्षण प्रारूप आप इसे अच्छा से समझ गए होंगे। एक और उन्होंने, ठीक है, ये जो था मेंडल के प्रथम नियम, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मेंडल के ये प्रथम नियम या पृथक्करण का नियम इसको कहा जाता है। अब हम लोग द्विगुण संकरण जानेंगे, क्या जानेंगे। अब द्विगुण संकरण क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे। ये था अब हम लोग का द्विगुण संकरण, क्या था, द्विगुण संकरण, ठीक है, ओके। देखिए, उन्होंने क्या किए मेंडल साहब, द्विगुण संकरण में द्विव माने 2 और गुण माने गुण, तो समझ ही रहे होंगे आप लोग। वाई जो बड़ा वाई और बड़ा आर है, वाई का मतलब येलो, आर का मतलब राउंड। तो बड़ा यानी जो पीला, येलो माने पीला, आर माने राउंड, यानी पीला गोलाकार के लिए जो बड़ा जो बीज था मटर का, पीला गोलाकार के लिए बड़ा वाई और बड़ा आर से जो बड़ा साइज के था उससे संबोधित किए, ठीक है। और उसका जो विपरीत जो था, जो कि ये छोटा था और गोलाकार था, उसके लिए छोटका वाई या छोटका आर से संबोधित किए। तो उन्होंने जिस तरह प्रथम मेंडल के प्रथम नियम का जो इस्तेमाल जो इस हिसाब से उस स्तर पर करने का प्रयास किए, लेकिन काफ़ी लंबा प्रोसेस हो रहा था। देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसको अलग अलग किया गया, तो बड़ा वाई बड़ा आर में टूटा हुआ, किस में टूटा हुआ है, किसमें, बड़ा वाई बड़ा आर में, फिर से एक और बड़ा वाई बड़ा आर में, छोटा वाई छोटा आर में, छोटा वाई छोटा, फिर इसको क्रॉस कराया गया है, तो इतना लंबा चौड़ा, बताइए अभी 2 ही में इतना लंबा चौड़ा हो रहा है, तो ये तो बहुत लंबा हो गया था। इसीलिए उन्होंने इस एक टेबल का इस्तेमाल किया। ये टेबल से सरलतापूर्वक उसका उन्होंने परीक्षण कर दिया। देखिए, इससे क्रॉस कराए, पहले इससे इस सब में क्रॉस कराए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर से ये इससे क्रॉस कराए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे क्रॉस कराए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इससे क्रॉस फिर से कराए तो इससे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर लिखिए, ये क्या लिखे हुए हैं हम, पीला गोलाकार बीज, क्या लिखे हैं, पीला गोलाकार बीज। जो बड़ा वाई और बड़ा आर से दिखाए उसको क्या उसने बोल दिए, पीला गोलाकार बीज बोल दिए, ठीक। एक बड़ा वाई और एक बड़ा आर, अगर एक छोटा आर भी रहता तो इसी को पीला गोलाकार भी कह दिए। ये सब क्या है, जितना भी हम इस तरह कोमा जैसे किए हैं, ठीक है, इस क्या है, पीला गोलाकार लिखा हुआ, ये भी पीला गोलाकार है, 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 इसे संबोधित उन्होंने किए। तो पीला गोलाकार कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8,
एक और कहीं ना कहीं हम लोग को पीला गोलाकार छूट रहा है। ठीक है, एक पीला गोलाकार पहले गिने हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 हो रहा है। कितना हो रहा है? पीला गोलाकार कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। उसके बाद से देखिए, और उसके बाद से अगला है पीला गोलाकार हो गया, पीला झुर्रीदार। कहाँ है पीला झुर्रीदार? डबल वाई बड़ा और डबल आर छोटा, इसको क्या कह दिया उन्होंने? पीला झुर्रीदार बीज। ठीक है, और एक बड़ा वाई बड़ा छोटा वाई बड़ा आर छोटा वाई, इसको भी इन्होंने क्या बोल दिए? सो ये तो पीला गोलाकार है। इसको जहाँ जहाँ पर हम इस तरह दिखाए हुए हैं, ये क्या है? ये पीला झुर्रीदार है। क्या है? पीला झुर्रीदार है। और जहाँ जहाँ पर हमने प्लस दिखाया कि यहाँ पर प्लस दिखाया कि यहाँ पर प्लस दिखाया है, और ये जो है ये हरा गोलाकार है। क्या है? हरा गोलाकार है। ठीक है, इसको उन्होंने देखा है एक की एकलौता है हरा झुर्रीदार बीज। क्या है? डबल वाई छोटा डबल वाई एथियार छोटा, इसको क्या कह दिया गया? हरा झुर्रीदार बीज कह दिया। एक ही है। तो ये जो है लक्षण पर रूप अनुपात जो होता है, ठीक है, 9:3:3:1 के अनुपात में है। किसको क्या चीज़ से संबोधित किए आप इस टेबल से याद कर सकते हैं। ठीक है, जिनी प्रारूप भी है, कौन एक जैसन है, कितना बार में आया हुआ है, यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यहाँ पर लिख चुका हूँ। आप इस टेबल से इसको याद कर सकते हैं। जो जिनी प्रारूप के अनुपात क्या होता है, लक्षण प्रारूप के अनुपात क्या होता है। तो इतना डिफिकल्ट आपसे पूछता नहीं है, केवल आपका अनुपात पूछ देता है, तो आप लोग के अनुपात याद रखना होगा। अगर आपको ये है जहाँ हमको पीला गोलाकार किस से मेंडल साहब दिखाए उसको याद रखना है, तो आप इसे इस टेबल से भी याद कर सकते हैं। जब किस को पीला गोलाकार या पीला झुर्रीदार या हरा गोलाकार या हरा झुर्रीदार किस लेटर से उन्होंने दिखाए। ये था मेंडल साहब के ये द्विगुण संकरण। क्या था? द्विगुण संकरण। ठीक है, उसके बाद से अगला हम लोग का टॉपिक आता है, अगला टॉपिक आता है हम लोग लिंग निर्धारण। क्या आता है? लिंग निर्धारण। तो लिंग निर्धारण, तो लिंग निर्धारण में क्या होता है? अब देखिए, जैसे ये पुरुष हो गया, एक महिला हो गई। ठीक, तो हम लोग जानते हैं एक पुरुष और महिला के बीच में जब आपसी संबंध बनाने से एक संतति का निर्माण होता है। पुरुष में भी 23 जोड़ा और महिला में भी 23 जोड़ा क्रोमोसोम रहता है। इस तरह नंबर में कहा जाएगा तो 46 पुरुष में और 46 महिला में भी रहता है। ठीक है, ठीक। अब देखिए, जब इस जो संख्या में 44 ठो अब प्लस एक्स वाई, ये पुरुष में हो गया। 44 ठो प्लस एक्स, बड़ा बड़ा से दिखाते हैं, एक्स वाई एक्स एक्स। ठीक, इतना क्रोमोसोम रहता है। ठीक, अब देखिए, कोई भी शरीर है, जितने भी शरीर है उसमें से 22 जोड़ा, यानी 22 जोड़ा जो होता है क्रोमोसोम, वो शरीर के निर्माण में काम आता है। किस में आता है? शरीर के निर्माण में काम आता है। और एक जोड़ा जो क्रोमोसोम हो रहता है वो किसी भी जीव का, जैसे मनुष्य ही ले लिया जाए, उसका लिंग निर्धारण में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता क्या है कि जैसे एक महिला एक पुरुष के बीच में जब क्रॉस जब कराया जाता है, ठीक, तो इसमें से
तरह कर देते हैं। बाईस प्लस एक्स वाई क्या हो गया, 22 प्लस एक्स क्या हो गया, 22 प्लस एक्स। इधर हो गया 22 प्लस वाई। इसको भी करेंगे 22 प्लस एक्स 22 प्लस एक्स। अब इसको अगर इससे हम क्रॉस कराते हैं और खुदा ना खास इस तरह हो जाता है, ठीक, बड़का हम एक्स लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 22 दूना 44 प्लस एक्स एक्स, ठीक। इसको इसके साथ कराते हैं तो 22 दूना 44 प्लस एक्स एक्स हो गया। इसको इसके साथ अगर कराते हैं, ठीक है, तो 22 दूना 44 प्लस एक्स वाई हो गया, चाहे वाई एक्स कह सकते हैं, ठीक। इसको इससे कराते हैं, ठीक है, तो 22 दूना 44 एक्स वाई हो गया, चाहे वाई एक्स हो गया, ठीक है। ये अगर हम लोग इस तरह हो सकता है, ठीक है, इसी तरह होता ही है। तो समझ जाइए इतना, अगर पुरुष का एक्स क्रोमोसोम निकल कर स्त्री के पास तो ऑलरेडी एक्स एक्स रहता ही है, स्त्री के पास डबल एक्स रहता है क्रोमोसोम, जो कि लिंग 23वां जोड़ा, पुरुष के पास में 23वां जोड़ा का रहता है, एक्स वाई रहता है। अगर किसी न किसी तरह संभोग के दौरान अगर इसमें से एक्स निकल कर स्त्री में चला गया तो क्या हो जाएगा, लड़की। यानी यहाँ पर दोनों कराने पर है डबल एक्स रहूँ तो समझिए लड़की का जन्म हुआ। किसका हुआ, लड़की। यहाँ पर भी डबल एक्स है तो समझिए लड़की का जन्म हुआ। यहाँ पर एक एक्स एक वाई है तो वाई आ जाने के चलते क्या हो जाता है, लड़का हो जाता है। क्या हो जाता है, लड़का। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला फैक्ट बात यह है कि किसी भी जीव का किसी लड़का का होना यानी जेंडर डिपेंड किस पर करता है, मेल पर करता है। किस पर करता है, मेल पर करता है, क्योंकि इसके पास एक वाई है, वाई के चलते क्या हो जाता है, लड़का हो जाता है। इसके पास तो एक्स है, अभी ये भी एक्स भेजेगी तभी लड़की होगा, और इस एक्स से आके संपर्क बनाएगा तभी भी लड़की होगा। इधर वाला एक्स इस एक्स से बनाएगा तभी भी लड़की होगा। तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ए एक्स इससे बनाया तो वो लड़की हो गई, लेकिन अगर वहीं वाई के साथ में हो गया तो क्या हो जाता है, लड़का हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी जीव जैसे मनुष्य को हम लोग ले लेते हैं, उसका लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार किसको ठहराया जाता है, पुरुष के लिए ठहराया जाता है। किसके लिए, पुरुष के, क्योंकि और देखिए एक जनन की प्रक्रिया मनुष्य के हाथ में है। जब चाहें तो जनन अगर नॉर्मल है, कोई दिक्कत अगर नहीं है तो जनन की प्रक्रिया हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो चाहें कि हम अपने तरफ से एक्स मन किया तो एक्स क्रोमोसोम भेजे, मन करे तो वाई क्रोमोसोम भेजे, तो ऐसे संभव नहीं है कि उसके चाहने से एक्स क्रोमोसोम होगा और उसके चाहने से वाई क्रोमोसोम जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, ये जेन्युइन होता है, अपने आप वो नेचुरली होता है। अब वो एक्स गया कि वाई गया वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो नेचुरली है, वो अपने आप चल ही जाता है, ठीक है। अगला है हम लोग को जैव विकास। अगला टॉपिक क्या है हम लोग का, जैव विकास। तो देखिए जैव विकास में क्या होता है, तो देखा जाए जैसे इसका परिभाषा है
कि पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का क्या, पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में परिवर्तन और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन के कारण हुआ। इस जगत में होने वाले इस परिवर्तन को क्या कहा जाता है, जैव विकास कहलाता है। मैंने कहने का मतलब अभी जो है हम लोग कितना जटिल कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ, लेकिन प्रारंभ में ऐसे नहीं था। ऐसे वैज्ञानिकों को मानना है, ऐसे खोज हुआ कि प्रारंभ में जो है यहाँ पर जो जीव है एक कोशिकीय जन्म लिया और काफ़ी सरल होता है। एक कोशिकीय जो जीव होता है काफ़ी सरल होता है और इस वातावरण में रहते रहते अपने आप को क्या कर दिया, कोशिकाओं में बदलते गया और आने वाले समय में इतना कॉम्प्लेक्स हो गया, इतना जटिल हो गया कि कोई प्रभाव हम लोग के शरीर पर नहीं पड़ता है। चाहे जो भी इस जगत पर जो भी जीव है उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए ये था हम लोग का जैव विकास। अगला है आनुवंशिक विभिन्नता के स्रोत। आनुवंशिक विभिन्नता के स्रोत, आनुवंशिक विभिन्नता के स्रोत। आनुवंशिक विभिन्नता के स्रोत के क्या मतलब बनता है। आनुवंशिक विभिन्नता के स्रोत में होता है कि बहुत ऐसे सारे जीव हैं जो कि इस वातावरण में, इस माहौल में जन्म लेती है, क्योंकि बहुत ऐसे जीव है जो कि क्या करती है, सरवाइव कर लेती है। क्या कर लेती है, सरवाइव कर लेते हैं, जीवित रह पाती है। लेकिन बहुत ऐसे जीव है जो कि वातावरण के हिसाब से अपने आप को बदल नहीं पाती है और आने वाले समय में क्या होती है, विलुप्त हो जाती है। जैसे में कहा जाए डायनासोरस, जिस तरह वातावरण बदला, अगर उसी तरह अपने शरीर के तापमान को अगर वो बदल लिया होता तो आज इस धरती से वो डायनासोरस का विलुप्ति नहीं हुआ होता। आज हम लोग के बीच में वो डायनासोरस होता। ठीक है, कारण यही है कि वो क्या किया, वो इस वातावरण को सह नहीं पाया, अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाया। ठीक है, जिसके चलते क्या किया, वो यहाँ से विलुप्त हो गया, नहीं मर गया। ठीक है, तो प्रकृति जो है, जो जीव प्रकृति को सरवाइव कर पाती है, इसके वातावरण को सरवाइव कर लेती है, उसको क्या करती है, चयन कर लेती है, नहीं तो बाकी चीज़ को क्या करती है, त्याग कर देती है। और दूसरा बात यह है कि हम लोग ये जानते हैं, ये जो है ये चीज़ क्षमता जो भी है कहा जाए तो ये जीनेटिक है। क्या है, जीनेटिक है। जैसे हम लोग को जो पैतृक जो हैं उनके यहाँ पर रहने में कोई दिक्कत नहीं था, जिसके चलते जब उनके द्वारा हम लोग जब पैदा हुए तो हम लोग को भी दिक्कत नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आनू। अगर वो सरवाइव अगर नहीं किए होते तो आने वाले समय में हम लोग भी यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक, अगला है एक समिष्ट एक आबादी में जीन की बारंबारता। कह रहा है अगला, एक आबादी में जीन का बारंबारता। ठीक, तो इसका क्या मतलब होता है। ठीक, आबादी में जीन के बारंबारता का मतलब क्या होता है। पहला कंडीशन, 3 कंडीशन से हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला और दूसरा और तीसरा। मान लीजिए किसी क्षेत्र में, किसी जंगल में, किसी घास भूसा वाले क्षेत्र में 2 प्रकार के, एक हरा प्लस एक लाल, क्या रहता हो,
भृंग रहता हो। क्या रहता हो? भृंग रहता हो। एक लाल और एक हरा भृंग रहता हो। वो अपने भोजन के तलाश में इधर उधर ट्रेवल कर रहा हो या चल रहा हो, ठीक, तब तक बहुत से सारे पक्षी आए, बहुत से सारे, और इसको खाने वाले कीड़ा आया जो कि ये इसको खाना शुरू कर दिया। तो ऐसे हुआ कि जो हरा रंग के जो भृंग था वो हरे हरे घासों में क्या हो गया? छिप गया। जो लाल जो था अपने रंग चटकार रंग के चलते ये क्या हुआ? दिख गया, जिसके चलते वो समझिए वो पक्षी वो लाल रंग के भृंग को देख देख कर वो खा गया। लेकिन बच कौन गया? हरा रंग के भृंग बच गया। अब देखिए, अब ये क्या हुआ? तब बोली ये हरा जो बचेगा अब इसका तो कुल ही समाप्त हो गया। अब इससे कुल ही समाप्त हो गया। अब आने वाला जो भी जनरेशन होगा भृंग का कैसा होगा? हरा होगा। कैसा होगा? हरा होगा। अब ऐसा नहीं होगा कि अब लाल वाला समाप्त हो गया, हरा वाला ही अपना जनन की प्रक्रिया करेगा और आने वाले समय में लाल भृंग उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता है। अगला कंडीशन यह है कि मान लीजिए एक हरा और नीला, सॉरी, अब एक हरा प्लस नीला, ठीक है, नीला ये भृंग रह रहा है, ठीक। कभी क्या हुआ? उस जंगल में आग लग गया। क्या हो गया? उस जंगल में आग लग गया और हरा भृंग क्या हो गया? पूरा जंगल में जलकर मर गया। जिस पार्ट में हरा भृंग था उस वो जंगल में आग लगा, मर गया। और जिस पार्ट में नीला था उस पार्ट में आग नहीं लगा था, जिसके चलते ये बच गया सब, ठीक। तो आने वाला जो भी भृंग होगा इसके द्वारा उत्पन्न वो क्या होगा? जब होगा तो नीला ही होगा। कैसा होगा? नीला ही होगा, ठीक है। अब देखिए, अब जो है तीसरा जो कंडीशन है जो कि लास्ट एंड फास्ट है, मान लीजिए दो रंग के भृंग हो। क्या हो? दो रंग के भृंग हो। अब एक जैसे मान लीजिए हम हरा को ही ले लेते हैं, हरा, अब मान लीजिए एक नीला ही ले लेते हैं, ठीक है। अब किसी न किसी कारण ये दोनों भृंग एक साथ रह रहा था, ठीक है। क्या हो रहा था? एक साथ रह रहा था। तो कहीं ना कहीं दोनों भृंग है तो इसका गुण इससे मिल सकता है, तो जनन की प्रक्रिया हो सकता है। भले ये माना जा सकता है जहाँ नीला द्वारा अगर हुआ तो नीला बच्चा हो सकता है, हरा द्वारा हुआ तो हरा बच्चा हो सकता है, इसका गुण आ सकता है। लेकिन किसी न किसी कारणवश लंबे समय तक हरा अलग हो गया, नीला भृंग अलग हो गया, और आने वाले बहुत सालों के बाद इन लोगों में क्या हो जाएगा? बदलाव हो जाएगा, क्योंकि हर हमेशा बदलाव होते रहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो पूर्वज था उन लोग की जो क्षमता था, उन लोग का जो सर्वाइव करने का वातावरण से जो क्षमता था उससे किसी तरह हम लोग का कठिन है, ठीक है। क्योंकि इतना प्रदूषण युक्त जगहों पर हम लोग रह लेते हैं, क्योंकि उस लायक हम लोग बन चुके हैं, ठीक है। उसी तरह इसमें भी क्या होते रहता है, परिवर्तन होते रहा, हर एक चीज़ में परिवर्तन होते रहता है। अब कुछ साल के बाद में फिर आपस में मिला। क्या मिला? कुछ साल के बाद में आपस में ये मिला, और मिलने के बाद में ये लोग जनन करने का प्रयास किया। तो हो सकता है अगर संभोग ये सब करे तो अगर जनन के प्रक्रिया अगर हो गया, क्या हो गया? जनन के प्रक्रिया अगर हो गया तो समझ जाने की ज़रूरत है कि उसमें अभी उतना बदलाव नहीं हुआ है, इसीलिए जनन की प्रक्रिया हो गया है। अगर जनन की प्रक्रिया नहीं हो, ये तो शारीरिक संबंध बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनन की प्रक्रिया अगर नहीं हुआ तो समझिए इस सब में बदलाव हो चुका है। क्योंकि शारीरिक संबंध बन जाने से जनन की प्रक्रिया
नहीं हो, क्योंकि एक जीव के जब थी क्या बोलते हैं जन्म की प्रक्रिया कराने के लिए किसी दूसरे जीव से, अगर किसी दूसरे प्रजाति के जीव से अगर कराया जाए तो ये जरूर नहीं है कि जन्म की प्रक्रिया, हाँ वो सेक्सुअल रिलेशन बन सकता है लेकिन जन्म किसी कीमत में नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब वो अगर समझिए अगर हो गया तो ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, और नहीं हुआ तो समझिए जो परिवर्तन हो चुका है। ये था हम लोग का एक उदाहरण टाइप के। ठीक है, अब अगला हम लोग टॉपिक हम लोग देखेंगे। इसको देखने से पहले हम लोग इसके वीडियो लंबा होते जा रहा है, इसका एक पार्ट और हम बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो तो अपलोड करने में भी दिक्कत होता है, आप लोगों को भी दिक्कत होता है। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो रहता है तो अच्छा लगता है आप लोगों को भी। तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप नए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगा और बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, और ख़ास बात यह है कि अगर आपको इस चीज़ टॉपिक समझ में नहीं आएगा फिर से वीडियो को आप रिमाइंड करके दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसको बार बार देखना पड़ता है, बार बार स्टडी करना पड़ता है, तब जाके ये हाथ में आता है। आप सोचिए जब भाई एक बार देखे और एक बार देखते ही मास्टर ब्लास्टर बन जाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ठीक है, इसके अगले पार्ट में आप लोगों के बीच बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।